10 रुपए की सस्ती ज्वेलरी बनाने वाली गरीब बहू। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? रूही बेटा, स्कूल में क्या आज मिड डे मील नहीं आया था? आया था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं खाना ले ही नहीं पाई। आपको पता है, मैं उस भीड़ में गिर भी गई थी। ये देखो, मेरे हाथ पर चोट भी लग गई। रूही बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ तो पूरा सूज गया है। अंकिता जल्दी से दवाई लेकर आती है और अपनी बेटी के हाथ पर लगाने लगती है। मेरा हाथ, माँ बहुत दर्द हो रहा है। रूही बेटा, बस थोड़ा और, अभी मेरी बेटी का दर्द छूमंतर हो जाएगा। माँ, आपने मुझे दवाई तो लगा दी, लेकिन खाना कब दोगी? रूही बेटा, बस थोड़ी देर और, अभी तुम्हारे पापा आते होंगे। वो आते हुए तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए लाएंगे। जब तक तुम अपनी इस गुड़िया के साथ खेल लो। अंकिता इतना बोलती ही है कि तभी वहां पर उसका पति अमर आ जाता है। पापा आगे, पापा आगे, पापा मुझे बहुत भूख लगी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेटा, आज तुम्हारे पापा की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से ये 20 रुपए के चावल उधार लेकर आया हूँ। इतने से चावल में हम सब लोग क्या खाएंगे? माँ, मेरी टीचर ने आज हमें मिल बांट कर खाना खाना सिखाया है। हम सभी दो दो निवाले खा लेंगे, आप फिक्र मत करो। और अब तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है। अपनी 5 साल की बेटी रूही की बात सुन अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग उस चावल के अंदर थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और नमक मिलाते हैं और दो दो निवाला खाकर आधे भर पेट के साथ ही सो जाते हैं। अमर नान खटाई के बिस्कुट बेचने का काम करता था। मुश्किल से दिन में 50 रुपए की ही कमाई हो पाती थी, लेकिन अब तो वह कमाई भी होना बहुत मुश्किल हो गई थी, जिससे अब घर में सबको 2-2 दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। अरे माँ जी, संभालिए अपने आप को, क्या हुआ आपको? अचानक झाड़ू लगाते लगाते सर घूमने लग गया बहू। माँ जी, आप यहाँ बैठिए, आपकी उम्र काम करने की नहीं है। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप काम मत किया कीजिए। अंकिता बहू, ये सब मेरी उम्र की वजह से नहीं, बल्कि भूखे रहने की वजह से हुआ है। 2 दिनों से एक भी अन्न का दाना पेट के अंदर नहीं गया। ऐसे में तो चक्कर आएंगे ही ना। इनका नान खटाई के बिस्कुट का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम लोग कोई नया काम शुरू कर सकें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने आगे क्या होगा। बहू, तू घबरा मत, जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। क्या पता आने वाली जिंदगी में हम सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे और दिन बीतने के साथ साथ अब अमर का काम बिल्कुल बंद हो चुका था। अमर रोज की तरह जब अपना नान खटाई के बिस्कुट का ठेला लेकर घर लौट रहा होता है कि तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार की गाड़ी से अमर के ठेले का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें अमर की जान तो बच जाती है, लेकिन ठेले के ऊपर रखी अंगीठी सीधा अमर के दोनों हाथों पर गिर जाती है और देखते ही देखते अमर के दोनों हाथ बुरी तरीके से जल जाते हैं। देखिए, इनके हाथों के ऊपर की स्किन पूरी तरीके से जल चुकी है। हमने दवाई लगाकर इनकी पट्टी तो कर दी है, कम से कम इन्हें 2 महीने आराम की जरूरत है। ये 2 महीने तक बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। भगवान, तू एक गरीब के साथ और कितना निर्दयी हो सकता है। रूखा सूखा खाकर भूखे रहकर हम लोग जी रहे थे, लेकिन तुझसे यह भी नहीं देखा गया ना। मेरे पति ने तेरा क्या बिगाड़ा था? दिन रात तुझे पूजता था, उसके बाद भी तूने मेरे पति के साथ ऐसा किया। अंकिता, इसमें भगवान का क्या दोष है? अगर मैं सड़क देखकर चलता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं। गलती तो गाड़ी चला रहे लोगों की थी ना। न जाने अमीर लोगों को हम इंसान दिखाई देते हैं या कोई कीड़े मकोड़े जो हम गरीबों के साथ ऐसा करते हैं। और अपनी महंगी महंगी गाड़ी के नीचे हम गरीबों के सारे अरमानों को चूर चूर कर देते हैं। अमर की ऐसी हालत हो जाने की वजह से अमर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता था। वहीं अंकिता ठेले पर नान खटाई बिस्कुट बेचने के लिए निकलती है, लेकिन अंकिता की भी कोई अच्छी खासी बिक्री नहीं होती है। वहीं ढंग से खाना ना मिलने की वजह से ही रूही कुपोषण का शिकार होने लगती है। माँ जी, देखना, रूही सुबह से उल्टी पर उल्टियां करी जा रही है और अब तो मेरी बच्ची आंखें भी नहीं खोल रही है। इसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। माँ जी, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना
तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अंकिता बहू, हिम्मत मत हार, हमारी रूही को कुछ नहीं होगा। मैंने कई घरों में काम ढूंढने की तलाश भी की, लेकिन कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। बस माँ जी, बहुत हो गया। अब मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अंकिता काफी देर तक सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझता कि तभी अंकिता की नजर खाट पर सो रही अपनी बेटी के गले पर पड़ती है। अंकिता ने बचपन में रूही के गले में अपने हाथों से बनाई हुई काउरी शेल्स और मोतियों की एक माला बनाकर डाली थी। उस माला को देख अंकिता कहती है, माँ जी, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। शादी से पहले मैं और मेरी माँ मोती नग की ज्वेलरी बनाकर बेचा करती थी। क्यों ना मैं भी वैसी ही ज्वेलरी बनाकर बेचूं? लेकिन बहू, ऐसी ज्वेलरी को आजकल कौन पहनता है? माँ जी, हमारे गांव में घूमने फिरने के लिए इतनी सारी जगह है। हर साल हमारे गांव में विदेश से हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। विदेशी लोगों को ऐसी चीजें काफी ज्यादा पसंद होती हैं। आप देखना, अगर भगवान ने चाहा तो हमारा ये काम जरूर चलेगा। अंकिता अपने दिल के अंदर आस का दिया जलाकर अपने गांव में बने तालाब के पास जाती है और तालाब में से सीप निकालकर उसके अंदर से काफी सारी मोतियों को इकट्ठा करती है। वहीं काउरी शेल्स और छोटे बड़े मोतियों को इकट्ठा करके उनसे काफी सारी तरह तरह की ज्वेलरी बनाती है और बाजार में जाकर बेचने लगती है। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, ये देखिए यहाँ पर कितनी तरह की ज्वेलरी है। सीप, कौड़ी, मोती, नग, हर तरह की यहाँ पर आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। This jewelry is very beautiful. How much does it cost? क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। प्राइस 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 only 50 rupees. This is much cheaper. Please give two. अंकिता उस फॉरनर को 40 रुपए में अपने हाथ की बनाई हुई ज्वेलरी बेचती है। उस फॉरनर को देख और भी कई सारे फॉरनर वहां पर आते हैं और अंकिता से ज्वेलरी खरीदने लगते हैं, जिससे अंकिता की पहले दिन ही काफी अच्छी कमाई हो जाती है। सुनिए, ये ज्वेलरी आप कैसे दे रही हैं? ये वाली 50 रुपए की है और ये वाली 70 रुपए की है। आपको कौन सी चाहिए? अरे बाप रे बाप, ये तो काफी ज्यादा महंगी है। देखिए, मैं यहीं पास वाली झोपड़पट्टी में रहती हूँ। आज मेरी बेटी की सगाई है और उसे पहनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये सिर्फ 10 रुपए हैं। क्या आप मुझे 10 रुपए में कुछ दे सकती हैं? 10 रुपए में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं भी आपकी तरह एक गरीब औरत ही हूँ। आप भी ये ज्वेलरी ले लीजिए और मुझे इसके बदले सिर्फ ये 10 रुपए दे दीजिए। अंकिता की बात सुन वह गरीब औरत खुश हो जाती है और 10 रुपए में अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी खरीद लेती है, जिससे उस गरीब औरत को बहुत खुशी होती है। वहीं अंकिता भी अक्सर देखा करती थी कि फॉरनर्स को ज्वेलरी खरीदता देख गरीब लोग भी उन ज्वेलरी को खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसे न होने की वजह से वह ज्वेलरी को नहीं खरीद पाते। इसलिए अंकिता अब सिर्फ गरीबों के लिए 10 रुपए में अपने हाथ की बनाई हुई ज्वेलरी बेचती है और फॉरनर्स के लिए उसकी असली कीमत पर, जिससे दिन बीतने के साथ साथ अंकिता की कमाई भी काफी अच्छी होने लगती है। मैं लंदन से हूँ, लेकिन हर साल घूमने के लिए इंडिया आती हूँ। आपकी बनाई हुई ज्वेलरी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मेरी कुछ फ्रेंड्स आपके पास से ही ज्वेलरी लेकर गई थी और उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया। आप मेरे लिए और भी ज्वेलरी बना सकती हैं। इसके लिए मैं आपको पेमेंट पहले ही कर दूंगी और आपको जो भी सामान की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको ला कर दूंगी। एक्चुअली लंदन में मैं ज्वेलरी की एग्जीबिशन करती हूँ और आई थिंक आपकी ज्वेलरी लंदन के लोगों को पसंद आएगी। जी क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपके लिए ज्वेलरी बनाऊंगी। अंकिता उस फॉरनर के लिए तरह तरह की ज्वेलरी बनाती है, जिससे अंकिता को काफी ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलती है और अंकिता के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि अब वह काउरी शेल्स, मोती और नग के साथ चांदी और सोने को पिघलाकर उनकी भी ज्वेलरी बनाती है और उन्हें मार्केट में बेचती है, जिससे अंकिता अब ज्वेलरी की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और अब अंकिता के घर के हालात भी पूरी तरह से सुधर चुके थे। अंकिता बहू, लगता है ये उन गरीबों की ही दुआ है जिन्हें तू सिर्फ 10 रुपए के दाम में ही ज्वेलरी बेच देती है। उनकी खुशी और दुआओं से आज तू इतनी आगे बढ़ पाई है।
जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये सब उन लोगों की दुआओं और भगवान की कृपा से ही हो पाया है। अंकिता अभी भी गरीबों को 10 रुपए में हाथ की बनाई हुई ज्वेलरी बेचती थी और अंकिता जब अपने साथ साथ बेसहारा गरीब औरतों को भी ज्वेलरी बनाना सिखाती है। अगर एक बार इंसान अपने मन में एक बार ये ठान ले कि उसे अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अपनी कड़ी मेहनत से हर कोई अपनी किस्मत को बदल सकता है।